खबर विकास नगर से है, जहां छिबरो पावर हाउस पर काम कर रहे 2 मजदूर टनल के अंदर गिरकर लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर टनल में पुताई का काम कर रहे थे। लापता मजदूरों के साथियों ने पावर हाउस पर इकट्ठा होकर हंगामा किया है। इनका कहना है कि ठेकेदार ने मजदूर को सेफ्टी बेल्ट नहीं दी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बाकी की डिटेल सहयोगी विक्रम सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रम, बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सेफ्टी बेल्ट नहीं थे, क्या इस तरीके की प्रणाली रही है इस टनल में काम करने वाले मजदूरों के लिए? जी स्नेहलता, आपको बता दूं कि जो ये छिबरो पावर हाउस में जो हादसा हुआ है मजदूरों के साथ, इसमें यही प्रणाली सामने आई है। जो वहाँ से जानकारी आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि इनके पास कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं थी। यहाँ तक कि जो वहाँ से जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि ये मजदूर कल 8 बजे एंट्री है इनकी और एग्जिट उनको नहीं मिला है। जब वहाँ ग्रामीणों को आज पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो उन्होंने जब हंगामा काटा तब जाके ये बात सामने आई है। अब देखिए, इसमें ठेकेदार का एक अपना वो भी होता है, अपने आदमी होते हैं, लेकिन वो भी वहां पर नहीं। ये लोग कल 8 बजे से अब तक नहीं मिल पाए हैं। विक्रम, ये बताइए, इनके रेस्क्यू का क्या अपडेट है अभी आपके पास? अभी रेस्क्यू का कोई अपडेट नहीं है। अभी तो वो लापता ही है। वो सीधे वहाँ से सीधे टनल में गिरे हैं। टनल में अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ। कौन जिम्मेदार है ये लोग जिन्होंने ना सेफ्टी मेजर है, ना इनके पास इक्विपमेंट है, और 8 बजे से इनके 2 मजदूर गायब हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है? दरअसल जो बिल्कुल विक्रम, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपका शुक्रिया बहरहाल तमाम जानकारी के लिए। विकास नगर की पावर हाउस टनल में कल रात 8 बजे से मजदूर काम करने के बाद लापता हैं। अभी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू चल रहा है। हरिद्वार की बात करते हैं। श्यामपुर इलाके में पुल निर्माण काम कर रहे 4 मजदूरों की अचानक जान आफत में आ गई, क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ गया और ये मजदूर फंस गए। पुलिस ने इन्हें क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया, तब जाके इनकी जान बच पाई। ये 4 युवक कौन हैं और इन्हें नदी के बहाव के ऊपर क्रेन पर क्यों लटकाया गया? ये युवक हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में चल रहे पुल निर्माण पर काम कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद युवक नदी के बीच बने एक टापू पर सो गए, मगर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से युवक पानी के बीच फंस गए। पुलिस ने मजदूरों को निकालने के लिए एक बड़ी क्रेन मंगवाई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रेन की मदद से इन युवकों को बाहर निकाला गया और फिर धीरे धीरे क्रेन से इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गनीमत रही कि इन्हें रेस्क्यू करते समय कोई युवक नदी में नहीं गिरा, वरना इनकी जान बचा पाना मुश्किल हो जाता। पुलिस के माध्यम से इन 4 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, इसलिए अब इनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। अब बात उत्तराखंड में मॉनसून की। ये बारिश आफत से कम नहीं है। रामनगर में बारिश की वजह से जो घर हैं उनके ऊपर संकट मंडरा रहे हैं। देखिए कैसे एक घर के तो 2 कमरे कभी भी गिर गए हैं और बाकियों पे ये डर बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ बरसाती नाले में उफान की वजह से आप कार को बहता देख पा रहे हैं। यहाँ भी गनीमत सिर्फ ये है कि जो कार सवार थे सही वक्त पर सुरक्षित बाहर निकल आए। अच्छा, मानसून से पहले देहरादून नगर निगम की तरफ से जल भराव को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर बारिश बढ़ने के साथ साथ राजधानी में जगह जगह जल भराव की स्थिति है, जिससे नगर निगम अब सवालों के घेरे में है। राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शनिवार देर रात बारिश इस कदर हुई कि सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इस कॉलोनी की हालत देखिए, घरों के बाहर कैसे पानी बह रहा है, लग रहा है मानो तालाब हो। घरों के बाहर सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में डूब गए हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है, जिससे आम आदमी की जान आफत में आ गई है। रायपुर इलाके में तो सड़कों पर पानी इस कदर भरा कि लगने लगा बाढ़ आ गई है।
बरसात से पहले नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि नालियों की सफाई करा दी गई है। साथ ही जल भराव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मगर हालात देखकर आप सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खुलते देख सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार केदारनाथ धाम आने वाले हैं सीएम बनने के बाद। इसके साथ ही वो तिलवाड़ा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। दरअसल तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को लेकर रद्द करने की मांग को लेकर पहले से आंदोलित हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार इनके हक हुकूक का ध्यान नहीं रख रही है, कोई लेना देना नहीं है, तो सीएम के इस दौरे का भी हम विरोध करेंगे। जो काम चल रहा है उसको देखने के लिए जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि आप जब तक ये देवस्थानम बोर्ड निरस्त नहीं करते तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे, हम उनका घोर विरोध करेंगे। नव निर्माण कार्य है केदारपुरी के, उनको देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी केदारपुरी जाएंगे। और जहाँ तक तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सवाल है, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सक्षम हैं। वो उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, जो भी स्थिति होगी इस पे वो कोई उचित निर्णय लेंगे। और वीकेंड पर नैनीताल में सैलानियों की आवाजाही काफी रहती है और पिछले कुछ दिनों से सैलानियों की संख्या भी काफी बढ़ी हुई है, इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब सख्ती भी बढ़ा दी गई है। नैनीताल में एंट्री करने के लिए अब सैलानियों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी, ये जरूरी है। साथ ही जिस होटल की उन्होंने बुकिंग कर ली है वो भी दिखानी होगी। और अगर ये दोनों चीजें पर्यटक के पास नहीं है तो हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर ही चेकिंग के बाद उन्हें वापस लौटाया भी जा रहा है। वीकेंड में नैनीताल जिले में लगातार पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। हर चौराहे पर पुलिस की ओर से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और पुलिस अपने ओर से लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि जितने भी जो पर्यटक आए वो नेगेटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर लाए। जो नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं ला रहा है उनकी यहाँ पर चेकिंग हो रही है, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ पर हमारे पास साथ CPO के इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था देख रहे हैं, क्या क्या पर्यटकों से आप मांग रहे हैं? देखिए, जैसे पर्यटकों की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर प्रशासन के द्वारा जैसे निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल जाने वाले वीकेंड पे जो भी पर्यटक है उनका ई-पास, कोविड रिपोर्ट और होटल की बुकिंग, ये तीनों पैरामीटर कंपलसरी चेक करने हैं। तो सर, जो लोकल्स के लोग आ रहे हैं क्या उनको भी यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट? वीकेंड पे उनकी भी चेकिंग की जा रही है कि जिससे वो जाना पाएँ। जिस तरह से पर्यटक लगातार बढ़ता जा रहा है, नैनीताल जिले में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए पुलिस गंभीरता से यहाँ पर सख्ती से यहाँ पर चेकिंग कर रही है। और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी से पिछले साल जो दिक्कतें आई थी वो दोबारा ना हो। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। उधर हरिद्वार में भी हर की पौड़ी पर इन दिनों श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। कोई हर की पैड़ी पर सेल्फी ले रहा है तो कोई मां गंगे के शीतल जल में स्नान कर रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से करीब 3 महीने से हर की पैड़ी पर काफी बंदिशें थीं, जिससे श्रद्धालु स्नान के लिए नहीं आ रहे थे। मगर अब जैसे ही छूट मिली है, सैलानियों की संख्या देखिए किस तरीके से उमड़ पड़ी है। आइए उत्तराखंड की कोरोना अपडेट लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना के 19 मामले सामने आए हैं। कोरोना से आज कोई मौत नहीं हुई है और ठीक हुए हैं 52 लोग। तो ये है कोरोना अपडेट। और उत्तराखंड में एक्टिव केसेस हो गए हैं 623। तो ये है आज की कोरोना अपडेट, जहां आज किसी की भी जान नहीं गई है। जो नए केसेस हैं वो 19 हैं। और रुड़की के ताशीपुर गांव में एक किसान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वो अपने भाई के इलाज के लिए अपना घर, अपनी खेती की जमीन सब कुछ बेचने पर मजबूर है। किसान ने बकायदा अपने घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है, जिस पर वो घर बेचने के बारे में लिखता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहाँ कहा यह जा रहा है कि किसान का इकबालपुर शुगर मिल पर 2 सत्र का करीब 8 लाख रुपए बकाया है। किसान काफी समय से गन्ना बकाया भुगतान के लिए अधिकारियों से गुहार लगाता रहा, मगर इस ओर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, माकूल जवाब नहीं दिया। ऐसे में मजबूर होकर किसान अपने भाई को कैंसर से बचाने के लिए, इलाज के लिए अपना घर, अपना जमीन बेचने को मजबूर है। छोटा भाई अपोलो में भर्ती है, 9 लाख रुपए खर्चा आ गया इस पर, और 8.5 लाख रुपए हमारे मील पर पड़े, 17, 18, 18, 19 के। और हमने डीसीओ साहब को भी लिखा, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी मील के लिए, मील ना मना कर दी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। अभी मंत्रियों को भी कहा, प्रशासन को भी कहा, सब एक दूसरे को झुट्टा आश्वासन देता, कोई नहीं सुनवा पूरी। अब मकान बेच के कुछ पैसा अपना इलाज में लगाओगे, कुछ और देखेंगे। इस विषय में मेरी मुख्य कृषि अधिकारी से भी और जिला प्रशासन में जो अन्य अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। मामले को निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों से भी मेरी इस विषय में वार्ता हुई है। प्रशासन इस को लेकर निरंतर प्रयासरत है। संज्ञान में आया है, पेपर में भी इसके बारे में पढ़ा गया है। प्रशासन प्रयासरत है कि जो भी रिलीफ किसी को प्रोवाइड करना जाए वो करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। उत्तराखंड में इस समय सबसे ज्यादा निराशा युवाओं के अंदर है। पढ़े लिखे नौजवान युवक रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सूबे में अभी अभी नए मुख्यमंत्री बदले हैं। ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री बेरोजगार युवकों के बारे में कुछ तो जरूर सोचेंगे, मगर जानकार मानते हैं कि स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ने का काम होगा। पुष्कर सिंह धामी का ये बयान उस समय का है जब उन्होंने उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी संभाली थी। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को सपना दिखाया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार का पूरा फोकस है। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे। उत्तराखंड में 2020-2021 में 8.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं, जबकि सरकार सिर्फ 1398 युवाओं को ही रोजगार दे पाई है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही प्रदेश में 22,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया था। अब सवाल यह है कि अगले 6 महीने में क्या सरकार 22,000 पदों पर नियुक्तियां कर सकती है। ये बात इसलिए भी नामुमकिन लग रही है क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक साल में सिर्फ 6 से 7 हजार पदों पर ही भर्ती करा पाता है। हमें लगभग 20 परीक्षाएं हम एनुअल करा रहे हैं। नंबर ऑफ एग्जाम 20 हो रहे हैं, भले उनसे बच्चे थोड़ा कम निकलें, और अभी तक हम लगभग 3,500 बच्चे एनुअल उनका डिस्पोज ऑफ करते हैं। पिछले चयन वर्ष से हमने थोड़ा इसको स्पीड अप किया, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा हुआ, लेकिन 6,000 बच्चों के करीब हमने अभी तक इसका कंप्लीट कर दिया है सिलेक्शन। इस वित्तीय वर्ष में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि लगभग 7,000 बच्चों का हम सिलेक्शन कंप्लीट कर देंगे। उसमें फॉरेस्ट गार्ड का अभी फिजिकल होने वाला है, उसके बाद LT का एक एग्जाम है जिसमें 1400 बच्चे हैं, और लगभग 2,000 अन्य विज्ञापन है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 6 से 7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में जानकारों को भी लगता है कि चुनाव से पहले सरकार की घोषणा पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये मान के चलो कि जिस समय 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि जो 50,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, हम पहले 100 दिनों में आकर इन पे सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन उस हिसाब से भर्तियाँ तो हुई नहीं, 4.5 साल का समय निकल गया है। अब लगभग 6 महीने सारे रह गए हैं। 6 महीने में भी अगर हम 45 दिन और घटा देंगे, अधिसूचना पहले जारी हो जाती है चुनाव की, तो बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। उधर सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की सलाह कि अगर इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां करनी है तो सरकार कुछ और व्यवस्था भी कर सकती है। 6 महीने में जितने भी विभाग हैं, संबंधित विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन रिक्त पदों में 6 महीने के अंदर हम भरेंगे। क्या तो जो होंगे 22,000 में जो हमारे हैं वो उससे परिधि से बाहर भी होंगी, उनका भर्ती तो अन्य एजेंसी से भी करा जा सकते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां करना नामुमकिन ही लग रहा है। देखा जाए तो भाजपा सरकार का ये 4.5 साल का कार्यकाल
बेरोजगार युवाओं के लिए भी काफी निराशाजनक ही रहा है। यही वजह है कि बेरोजगारों को अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में पूरी फैकल्टी और सभी बैकलॉग को पूरा करने की बात कह रहे हैं। धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने सभी पदों पर भर्तियों को पूरा किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके विभाग और श्रीदेव सुमन के कुल सचिव का कहना है कि अभी पद खाली हैं जिनको जल्द भरा जाना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मंत्री जी बात कह रहे हैं वो सच है तो क्या वो ग्राउंड पर चीजें दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रही। 4.25 साल उच्च शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक नौकरियां दी, लगभग 877 लोगों को हमने लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है और 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने संविदा पे, अंशकालिक व्यवस्था पे और जो हमारी दूसरी व्यवस्था है उन पे मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगाया है। और पहला विभाग उच्च शिक्षा विभाग है कि जिसने अपना बैकलॉग पूरा किया है। बहुत ही जल्दी जैसे ही मर्जर हो जाएगा तो ये स्टाफ की जो कमी है ये दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास नए पद भी हैं, 54 नए पद भी हैं, फिर हम उन पे भी नियुक्तियां तुरंत कर लेंगे और इसके बाद विश्वविद्यालय का वास्तविक स्वरूप जो श्रीदेव सुमन का वो तब शुरू हो जाएगा जिस दिन ये प्रक्रिया हो जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है। जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड अब बढ़ाकर 17,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। अभी तक ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर्स को 7,500 रुपए एज ए स्टाइपेंड मिल रहे थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है और ये फैसला लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे मंजूरी दी है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रेनी डॉक्टर्स काफी समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब इनकी मांगों को सुन लिया गया है। रुद्रपुर की जहां पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से बड़ी संख्या में अवैध शराब को बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब को ट्रांजिट कैंप के जरिए सप्लाई के लिए ले जा रहा था। हालांकि पिकअप चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत 3 लाख रुपए है। और 16 जुलाई को देहरादून की मित्र लोक कॉलोनी में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। शुक्रवार को चोरखाला की मित्र कॉलोनी में राजस मित्री अनिल की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी का अक्सर विवाद रहता था। विवाद के चलते आरोपी ने अनिल की हत्या कर दी थी। पौड़ी में सरकारी राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए राशन डीलर्स को ई पॉश मशीन बांटा जा रहा है। ई पॉश मशीन के लिए सरकारी राशन की दुकानें इनसे ऑनलाइन जुड़ जाएंगी। राशन की कालाबाजारी पर काफी हद तक रोक लगाने की संभावना मानी जा रही है। जिला पूर्ति विभाग को 103 ई पॉश मशीनें मिली। और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में अधिकारियों की धौंस से परेशान डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने एक अधिकारी को देखने में थोड़ी सी देरी की। उसने डॉक्टर पर अपने रुतबे का धौंस जमाना शुरू कर दिया। साथ ही डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी की। इससे परेशान होकर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है।